तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। तो उसकी के संबंध में मेरे कुछ वीडियोस रहेंगे ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने की मैं अपने हिसाब से जितने में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से पूरी कोशिश करूँगा 100%। ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये लेटर जारी किया गया था 27 जनवरी को। ये आपको पता होना चाहिए और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें सभी बातें बताई गई है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये 27 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाए हैं। चूँकि अब टाइम हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक नई डेट आ चुकी है, तो इस चीज़ों पर हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं और करना बनता भी है। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं कि ये भी लेटर जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया था, ना कि अभ्यर्थियों को किया गया था। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इन नियमों का ध्यान रखना है, लेकिन ये दोस्तों डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं आपको ही। चलिए देख सकते हो आप, विषय इसमें यही है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवेदन पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में निम्नानुसार स्पष्ट किया जा रहा है। और इस मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, ये डॉक्यूमेंट से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला है, देखिए, सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। मतलब आपकी जो त्रुटि है मार्कशीट में, स्पेलिंग थोड़ी बहुत सामान्य, उनसे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आप इसमें कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा इसके बारे में कमेंट्स आ रही थी। सर हमारी मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है। छोटी छोटी मिस्टेक को दोस्तों आपको बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका कानूनन अधिकार है। ओके, अगर आप सही हो, अगर आप दोस्तों फेक नहीं हो, किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज फ्रॉड करने वाले तो फिर वो अलग ही इशू बन जाता है। अब यहाँ पर आगे पढ़िए, विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। तो ये उन लेडीज, उन महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए है, जो जिनकी कमेंट्स थी कि सर शादी हो गई है, हमारा क्या सरनेम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, तो ये उनके लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शपथ पत्र ले लिया जाएगा आवश्यकता अनुसार। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम, उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी और क्लियर कर दिया है, आपके पिता, आपके सरनेम को लेकर अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा। अब दोस्तों अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप फ्रॉड हो, आप सही नहीं हो, तो वो फिर वरिष्ठ कार्यालय में आपकी जो केस है उसको वरिष्ठ कार्यालय में भेज देंगे। अब देखिए वरिष्ठ कार्यालय में जाने के बाद भी अगर आप सही हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप सही हो अपनी जगह पर, आप किस प्रकार से कोई फेक नहीं हो, तो फिर आपको वो अंदर कर लेंगे, वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरिष्ठ कार्यालय में वहाँ पर आपसे पूछताछ होगी कि किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर आपको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप फ्रॉड हो तो फिर वो आपको पकड़ लेंगे और फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सिर्फ फ्रॉड वालों को ही प्रॉब्लम आएगी, जो फेक है, जो फर्जी चीज़ें लगाएंगे उनको ही प्रॉब्लम आएगी, बाकी आपको नहीं आएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट रियल है, आप भी रियल हो, तो फिर आपको, तो भले ही आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, लेकिन आपको एंड में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए अगला देखिए, पीबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्म तिथि की प्रविष्टि एवं 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की अंक सूची से भिन्नता पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी की 10वीं 12वीं उत्तीर्ण अंक सूची में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। मतलब कि अगर आपने पीबी के फॉर्म में अगर जन्म तिथि में गलती कर दी है तो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट का ही मान्य होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से 10वीं अथवा 12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में किन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है। मतलब क्या, अगर आप दूसरे राज्य के हो और आपकी मार्कशीट में
जन्म तिथि अंकित नहीं है तो आपके राज्य में जो जन्म संबंधित जो दस्तावेज मान्य किए गए हैं आपकी सरकार ने, उसको माना जाएगा। इसी प्रकार 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत न कर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंक सूची का अवलोकन किया जाएगा। मतलब वही है, जन्म सूची आपका बर्थ डेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल देखी जाएगी। ये उनके लिए है, ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत है ना, उनके लिए है जिनके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि अंकित नहीं है। ओके, चले अगला देखिए, स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंक सूची माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी, सर हमने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है और इस सब्जेक्ट में हम क्लियर हो चुके हैं तो क्या हमें सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपने जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दी है उस सब्जेक्ट में आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, उन्होंने भी अंग्रेजी से क्वालिफाई किया है और बाकायदा मेरिट लिस्ट में आ चुके हो। अब वो कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये तो दोस्तों नियम है कि ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दोगे और शिक्षक बन जाओगे। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अगला नियम हम पढ़ते हैं, पीबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 में जिन परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत शिक्षक अतिथि शिक्षकों के अनुभव को ही मान्यता दी जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अपने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग के अंतर्गत आपके अतिथि शिक्षक ही मान्य होंगे। अतिथि विद्वान या किसी अन्य स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो नहीं मान्य होगा। ओके, केवल उन्हीं स्कूल से मान्य होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं और जनजातीय विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और अगली बात है, आपने चाहे प्राथमिक में पढ़ाया हो, माध्यमिक में पढ़ाया या फिर वर्ग 1 में पढ़ाया हो, सभी का किसी भी वर्ग में आपने पढ़ाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमने प्राथमिक में पढ़ाया है तो क्या हमें वर्ग 2 में फ़ायदा मिलेगा, वर्ग 1 में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, 2011 में था ये रूल, इस बार नहीं है। ठीक है, आप किसी भी वर्ग में पढ़ाया हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यही बहुत है। अगला यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा विभाग, अतिथि विद्वान, मैंने बताया ना दोस्तों, जैसे अतिथि विद्वान और राज्य से बाहर अगर आपने अतिथि में पढ़ाया है तो मान्यता नहीं दी जाएगी। सिर्फ एमपी के सरकारी स्कूलों की ही अतिथि शिक्षकों की मान्यता प्राप्त होगी। पीबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टया उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य होगा। मतलब आपने फॉर्म जो अप्लाई किया था पीबी का, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहली बार तो वही मान्य होगी। ठीक है, यदि इसमें किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जाएगा। और अगर दोस्तों पहली बात तो फॉर्म आपने जो अप्लाई किया था उसमें जो डिटेल दी थी उसी डिटेल को पहली बार तो उसी को मान्य माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो फिर आपको वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपका निर्णय होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सही हो तो आपको कोई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल फर्जीवाड़ा फ्रॉड केसेस होते हैं परीक्षाओं में, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अगला पढ़ते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, चले अगला हम पढ़ते हैं विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा सकती है। मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर काउंसलिंग में लगाए है वही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में ले जाना है। उसके अलावा किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की आपसे मांग नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकेगी जो जरूरी नहीं है। सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना है। मैंने क्लियर कर दिया है, जो आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में से किसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की मांग अथवा शपथ पत्र आदि को ग्राह्य किए जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है जो आपके जो
निर्धारित दस्तावेज है जो कि ज़रूरी है, आपको वहाँ पर ले जाना ही है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, ओके, डीएड बीएड, ये 100% आपको ले जाना है। यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं है, ना ही किसी प्रकार का शपथ पत्र बनेगा कि मेरे पास अभी मार्कशीट नहीं है तो मैं शपथ पत्र बना रहा हूँ, नहीं चलेगा, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगला है विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। उनका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं है। तो बहुत सारे पूछे थे सर, विवाह संबंधित है, संतान संबंधित है, ये बाद में प्रक्रिया होगी तब ये आपसे ले लिए जाएंगे आपकी सर्विस के दौरान। सत्यापन के दौरान इनका कोई लेना देना नहीं। सत्यापन का मतलब है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो क्वालिफिकेशन है, जिनकी मूल प्रतियाँ आपकी चेक की जाएगी और कुछ नहीं है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर कोई पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार उनमें अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक अर्थात विषयांकित मामले में दिनांक 30/12/19 तक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो ये रनिंग वालों के लिए जो बोल रहे थे सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों आपका रिजल्ट आया नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास 30/12/19 तक आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 30/12/19 तक बस। अब उसके बाद आपका नहीं आया, क्या चल रहा है, रनिंग चल रहा है, एग्जाम नहीं हुई, ये दोस्तों वहाँ पर नहीं देखा जाएगा। ना ये मैं चेंज कर सकता हूँ, ना आप। तो ये 30/12 ध्यान रखना, 30/12/2019 ये कैंडिडेट इस दिनांक को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखा जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये पूरे रूल्स हैं जो जनवरी को जारी किए गए थे। मैंने एक एक रूल्स को अच्छे से डिस्कशन किया है और कुछ नियम आएंगे आने वाले समय में, तो मैं उन पर भी डिस्कशन करूँगा। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन को आप जरूर दबाइए। धन्यवाद।